नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है जिसके तहत मैंने अपना स्टार्ट किया था अपनों मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अशोक के अभिलेखों के बारे में। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। देखते हैं, ये देखिए, ये अशोक का पिक्चर है यहाँ पर। और अशोक के जो लेख है वो तीन प्रकार के थे। जैसे शिलालेख, एक शिला होती, बड़ा पत्थर शिला होता, पत्थर शिला के ऊपर जो उकेर के लिखवाया जाता है उसे बोलते हैं शिलालेख। और स्तंभ लेख क्या होते हैं, एक बड़े से लंबे से स्तंभ के ऊपर जो लिखवाया जाए उसे स्तंभ लेख बोला जाता है। और ये है गुहा लेख। अशोक के तीन प्रकार के अभिलेख थे। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख तो एक ही जगह है, बराबर की पहाड़ियां जो बिहार में है, वो उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अशोक के लेख कहते हैं अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है जी, इसे अशोक महान भी कहा जाता है। अशोक की अभिलेखों को तीन भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख, जो मैंने अभी आपको बताया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। मतलब ये शिलालेख लिखवाने का जो काम है, इससे पहले कोई भी आपको राजवंश या कोई राजा नहीं मिला है ना। और ये सबसे पहले किसने शुरू किया? अशोक ने ही शुरू किया था। अशोक की शिलालेखों की खोज 1750 में टी फैंथलर ने की। इसकी संख्या कितनी है? 14 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है कि अशोक के जो लेख है उनकी सबसे पहले खोज किसने की थी? 1750 में टी फैंथलर ने की थी। और कितनी संख्या? 14 की। परंतु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। सबसे पहले खोजा किसने? टी फैंथलर ने। कब? 1750 में, याद रखना आपने। और इसको पढ़ने का कार्य सबसे पहले किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में किया था। यह आपने ध्यान में रखना है। कहते अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। मतलब अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का जो माध्यम अशोक ने अपनाया वो क्या था? शिलालेख। मतलब एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर, शिला के ऊपर उकेर के लिखवा दिया अपने उपदेशों को या अपनी आदेशों को वहां पे लिखवाया उन्होंने स्तंभ के ऊपर। ऐसा शासक पहला कौन सा था? अशोक था। आपने ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहते अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक की शासक डेरिस दारा प्रथम या दायर बाहू से मिली थी। मैंने आपको जब भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण करवाया था तो इसका हकमनी साम्राज्य का जिक्र आया था, फारसी साम्राज्य जिसको बोला जाता है। वहां का एक शासक था कौन? दारा प्रथम, जिसने भारत पे पहला सफल आक्रमण किया था। वहीं से प्रेरित कौन हुआ था? अशोक हुआ था। उसके ही अभिलेखों से, वहां से इसने सीखा था। आगे है अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत या अर्धमागधी भी कई बार लिखा है, मिलेगा आपको। भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। याद होगा आपको जैन धर्म में, है ना, पढ़ा आपने। जो जैन साहित्य है वो अर्धमागधी, जो उपदेश थे जैन महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में दिए थे? अर्धमागधी और प्राकृत भाषा जिसको बोला जाता है। और लिपि कितनी? 4 लिपियों में लिखा गया है। भाषा कौन सी? अर्धमागधी या प्राकृत भाषा। लिपियां 4 प्रकार की। लिपि क्या होता है? लेपने से, मतलब लिखने का वो आर्ट, जो लिखने का तरीका अपनाया गया वो 4 प्रकार का था। कौन कौन सा? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ये 4 आपको देखने को मिलेंगे। आपने याद रखना कौन कौन सा? ब्राह्मी, बी से ब्राह्मी आपका, खरोष्टी, ठीक है जी, फिर आपका अरामाइक और फिर आपका ग्रीक।
ये 4 लिपियां आपको देखने को अशोक के अभिलेखों पे मिलती हैं। और भाषा कौन सी? प्राकृत अर्धमागधी जो भाषा वो मिलेगी आपको देखने को। कहते हैं सिर्फ 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। मतलब कि जितने भी अभिलेख हैं उसमें से सिर्फ 2 अभिलेख, कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये दोनों कौन से में है? खरोष्टी लिपि में है। 13वां जो अभिलेख शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी दी हुई, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि जो 13वां शिलालेख है उससे कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोक के किस अभिलेख से या शिलालेख से या किस लेख से मतलब उसकी जानकारी मिलती? कलिंग युद्ध की। कलिंग वर्तमान का कौन सी जगह? उड़ीसा का। याद करो जो मैंने 261 BC आपको याद करवाया था कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8 साल बाद, राज्यारोहण कब हुआ? 269 BC में, उसके 8 साल बाद आक्रमण किया। कहाँ पर? कलिंग के ऊपर। वहां पे उसके जो हाथी गुफा अभिलेख है खारवेल का, वहां से भी जानकारी मिलती है कि अशोक ने क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था हाथियों के लिए। ठीक है जी। तो आपने उसको उसके बाद क्या कर लिया? उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था उस नरसंहार को देखते हुए। तो यहाँ हमने देखा कि 13वें शिलालेख में उसने लिखा है अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी का देवताओं का पसंद लिखा है। मतलब मैक्सिमम जो इसकी लेख है ना वहां पे आपको क्या नाम देखने को मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी जगह जगह पर ज्यादातर आपको ये नाम देखने को मिलता है। और देव नाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देवताओं का पसंद करना। देवता जिसको पसंद करते हो, देवताओं को पसंदीदा। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहते हैं मध्य प्रदेश के गुर्जरा, याद रखना आपको भी क्वेश्चन बनेगा यहां से एक। मध्य प्रदेश का गुर्जरा और कर्नाटक के मास्की नेदर उद्गोलन। कर्नाटका की 3 जगह कौन कौन सी? मास्की, नेदर और उद्गोलन। और मध्य प्रदेश का गुर्जरा, ये एक मध्य प्रदेश कहा गया। यहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं ना में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। ये 4 अभिलेख हैं। कौन सा? मध्य प्रदेश का कौन सा बताओगे आप? गुर्जरा। और कर्नाटक का मास्की, नेदर और उद्गोलन। यहाँ पर अशोक का नाम अशोक ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है जी, याद रखना है। भारबू अभिलेख कहाँ का है? राजस्थान के। राजस्थान के भारबू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन आएगा ऐसा कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट घोषित किया है? तो क्या बताओगे? राजस्थान का भारबू अभिलेख। याद रखना इस बात को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भारबू अभिलेख बौद्ध धर्म की त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा मिलती है। इस चीज को याद रखना आपने। आगे है, शासन के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। आपको बता चुकी हूँ, पहले की वीडियो में भी आ चुका है। शासन प्राप्ति के 14वें वर्ष धर्म महामात्र की इसने क्या किया था? नियुक्ति किया था। ठीक है जी, हो गया अपना। आगे है अशोक की राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेख। ये ध्यान में रखने वाली बात है। कहते हैं जो राजकीय घोषणाएं हैं वो कहाँ पे लिखी हुई हैं? अशोक के लघु स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण की जाती हैं। जबकि गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता मतलब का प्रचारक है। याद रखना कि जो गुहा लेख बिहार में बराबर की पहाड़ियों में पाई गई है, वहां पर किसके बारे में चर्चा की इन्होंने? धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों का आदर सम्मान, सभी धर्मों को प्रति आदर भाव रखना, सबको एक समान समझना। और जो राजकीय घोषणाएं हैं वो लघु स्तंभ लेख पर मिलती हैं। स्तंभ यानी ऐसे स्तंभ होता है, उसके ऊपर लिखा जाना। ठीक है जी। अशोक के अभिलेख, भाषा कौन सी? प्राकृत अर्धमागधी, पत्थर पर लिखी गई पहली भाषा। ठीक है जी, पत्थर पे लिखी गई पहली भाषा कौन सी? अर्धमागधी या फिर प्राकृत बोलेंगे। ब्राह्मी लिपि के जो लेख मिले हैं वो पूरे भारत में। अब याद रखना कि पूरे भारत में जितने भी, आप ऐसे याद कर सकते हो कि ब्राह्मी मतलब कि आप ऐसे एक याद करने का ट्रिक है सिर्फ कि भारत में ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, ऐसा मान लेते हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है जी। खरोष्टी, ख से खराब, पाकिस्तान में, ख से खराब, और कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान खराब है, घुसपैठ करवाता रहता, हम ये मान लेते हैं। खरोष्टी लिपि में वहां से मिले कौन कौन से, शहबाजगढ़ी, मानसेरा अभिलेख। ग्रीक और अरेमाइक, ठीक है जी, ये कहाँ पे मिले आपको, अफगानिस्तान में। ठीक है जी। 3 लोकेशन आपने याद करनी है, कौन कौन सी। इंडिया में कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में। पाकिस्तान में, पाकिस्तान खराब है, खरोष्टी, आप ऐसे याद करेंगे। ठीक है जी। और अफगानिस्तान, उसका तो बेचारे क्या करना है, अफगानिस्तान, इसमें मिली हैं अपने को ग्रीक प्लस अरेमाइक। ठीक है जी, ये याद रखना है। तो 4 इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है जी। आगे है द्विभाषी, एक ऐसा अभिलेख है, एक ऐसा अभिलेख है जिसके ऊपर 2 भाषाओं में लिखा गया है। सर-ए-कूना, सर-ए-कूना एक ऐसा अभिलेख है जिसमें 2 भाषाएं यूज की हैं, कौन कौन सी, ग्रीक और अरेमाइक लिपि, भाषा नहीं लिपि, सॉरी। तो वो कहाँ पे, कंधार में। ठीक है जी। ये आपने भूलना नहीं है, आपने याद रखना है। ये अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, जो बराबर की गुफाएं बिहार में पाई गई है। ठीक है जी। और बिहार में जो पाई गई गुफा लेख हैं उसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिखा हुआ है, और लघु स्तंभ लेखों के ऊपर क्या है, धार्मिक आदेशों के बारे में है। अशोक के अभिलेखों के ऊपर कौन सी भाषा यूज की गई है, कौन सी, वही प्राकृत, अर्धमागधी, और लिपि कौन सी, 4, कौन कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरेमाइक। जो खरोष्टी है वो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ख से खराब, आप ऐसे याद करेंगे। और ब्राह्मण, यानी भारत में ब्राह्मण ज़्यादा है तो हम क्या कर लेंगे, ब्राह्मी लिपि की यहाँ पे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है जी। और सर-ए-कूना मैंने अभी बताया, ये जो अभिलेख है कंधार से मिला है, कंधार में और कौन सा, द्विभाषीय, 2 भाषाओं में लिखा है, कौन कौन सी, ग्रीक और अरेमाइक, अफगानिस्तान में। आप ऐसे याद करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले खोज 1750 में किसने की थी, टी फैंथलर ने, और पढ़ने का काम किसने किया, 1837 में जेम्स प्रिंसप ने किया था। आपको ये बातें याद रखनी है। और जो भारबू अभिलेख है उसमें क्या बोला है, राजस्थान का भारबू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को सम्राट बोला है। ठीक है जी। और मध्य प्रदेश का गुजरा, मध्य प्रदेश का गुजरा, मेरे साथ बोलो, मध्य प्रदेश का गुजरा, और कर्नाटक का कौन सा, उदगेलन मास्की, वहाँ पे क्या, नेतूर, यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या बताया है इसने, अशोक बताया है। तो आपको ऐसे ऑप्शन देंगे कि अशोक ने कौन से अभिलेखों में स्वयं का नाम अशोक लिखवाया, आप क्या बोलोगे, गुर्जरा जो मध्य प्रदेश का है, उदगोलन, मास्की, नेतूर, ये कर्नाटका के ही 4 है। ये मैं आपको आगे मैप में भी दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से अपने आप को याद रखवाना आपने। मानसेरा शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान का जो पाया गया है वो कौन सी भाषा में, खरोष्टी में। इस तरह से आप याद रखोगे। ठीक है जी। और ज्यादातर इसने क्या किया था, अपने आप को देव नाम प्रियदर्शी इसका नाम मिलता है। और देव नाम प्रियदर्शी का मतलब क्या है, क्या है जी, देवताओं का प्रिय, कि अशोक देवताओं का क्या है, प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैप मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे गुर्जरा, इसमें इस अभिलेख में भी इसने अपने आप को क्या बोला है, अशोक नाम मिला है। ठीक है जी। और नेतूर, मास्की, ये अपना कर्नाटक में, यहाँ पे क्या बोला, अपने आप को अशोक बोला है। और जो भारबू जो राजस्थान का है वहाँ पर अपने आप को क्या बताया है इसने, सम्राट बताया है। ठीक है जी। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में मिले, अफगानिस्तान में ग्रीक और अरेमाइक में। और अशोक को जो ये लेख लिखने का सबसे जो मतलब कि इसने अपनाया, ये कहाँ से तरीका अपनाया, दायर बाहु ईरान का जो शासक था वहाँ से इसने आइडिया लिए थे कि ऐसे। और भारत का पहला शासक जिसने अपनी जो उपदेश है, अपनी बातें हैं, अपनी प्रजा तक पहुँचाने का जो तरीका है वो अभिलेखों के जरिए अपनाया, वो कौन है, अशोक है। इस तरह से आपने याद रखना है। आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक शिला है, इसको मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा शिलालेख। ये एक शिला है, इसके ऊपर उकेर उकेर के अपने क्या उपदेश लिखवाए, इसे क्या बोलेंगे, शिलालेख। शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर लिखा गया
शिलालेख। ये देखो, ये एक स्तंभ है, स्तंभ दिखाई दे रहा है, लंबा सा एक स्तंभ है, उसके ऊपर क्या है, उकेर के लिखवाया गया, इसे क्या बोलेंगे, स्तंभ लेख बोलेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये बिहार की जो बराबर की पहाड़ियां गुफा है, गुफा के अंदर दीवारों के ऊपर लिखा गया है। ठीक है जी, आपने इस चीज को याद रखना है। ये एक ही जगह पे मिली है जी, और कहीं गुहा लेख एक ही जगह पे बिहार में और कोई जगह पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये आपको पीडीएफ में आपको ये डाटा मिल जाएगा, ये इसलिए आपको, ताकि आप इस चीज़ को देख सकें कि कहाँ पे, जैसे आपका शाहबाज गढ़ी है, मानसहरा है जो पाकिस्तान का है, वहाँ पे आपको कौन सी खरोष्टी भाषा में, और भारत में जो है कौन सा ब्राह्मी लिपि में, और यहाँ पर अफगानिस्तान में ग्रीक और अरेमाइक, और सरे कूना याद रख लो, अफगानिस्तान का है, द्विभाषी है, ग्रीक और अरेमाइक का, बाकी सारी सिंगल लैंग्वेज में लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं अशोक के लघु अभिलेख छोटे अभिलेख जो हैं। ठीक है जी, कहते हैं अशोक के 7 अभिलेख मिले हैं। रुमनदेही अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। अच्छा ये बताओ, और अरे कंधार से मिला है, अफगानिस्तान से मिला है, तो भाषा कौन सी होगी, कौन सी, अरेमाइक। ठीक है जी, लिपि में यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। ठीक है जी, याद रखोगे इसको। आगे है कौशाम्बी अभिलेख, ये कहाँ पे, यूपी में, भारत के यूपी में। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी, मैंने बताया था ना अशोक की 5 पत्नियां थी, उसमें से कारुवाकी उसकी फेवरेट वाली थी, कारुवाकी द्वारा किए गए दान की चर्चा है। अंततः इसे रानी के अभिलेख कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया, यानी कि यहाँ से उठा के कहाँ पे स्थापित कर दिया, इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। कहाँ से, कौशाम्बी से उठाकर, यूपी में ही है कौशाम्बी, यूपी में ही इलाहाबाद है। इसने अकबर ने क्या किया, दुष्ट ने कौशाम्बी से उठाया और इलाहाबाद में इसको रख दिया। आगे है टोपरा का अभिलेख, कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है जी, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। तुगलकाबाद बसाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और टोपरा का अभिलेख हरियाणा से था, वहां से उठा के ये दुष्ट ले गया और यहाँ पे क्या किया, इसने दिल्ली में स्थापित कर दिया। मेरठ का अभिलेख यूपी में, आपको पता है मेरठ कहाँ पे, यूपी में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर लिया, यानी कि फिरोज शाह तुगलक 2 उठा के ले गया अभिलेख, कौन से, यूपी वाला और हरियाणा वाला, और जाके कहाँ शिफ्ट कर लिया उसने, तुगलकाबाद में शिफ्ट कर लिया। अकबर ने कौशाम्बी वाला उठाया। ठीक है जी, आगे देखते हैं रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। चंपारण याद करो, मॉडर्न हिस्ट्री का, महात्मा गांधी सत्याग्रह पहले वाला है ना। लोरिया नंदनगढ़ बिहार राज्य के चंपारण में। ठीक है जी, और लोरिया अरेरा जी है भी बिहार के चंपारण में है। तो इस चीज को आपने याद रखना, क से कौशाम्बी और क से ही क्या है आपका, रानी का अभिलेख कारुवाकी, क से कारुवाकी हो गया। तो इस तरह से इन 7 को याद रख लेना, कई बार मैचिंग में पूछ लेते हैं, बताओ जी ये कहाँ पे, ये कहाँ पे। तो रुमनदेही कहाँ पे, अफगानिस्तान में, कौन सी लिपि में है, अरेमाइक लिपि में। तो इस तरह से आपको ये बातें याद रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। आगे चलें, हाँ जी, तो जो मेजर रॉक एडिक्ट है, मतलब जो शिलालेख है, उसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कैसे, माइनर रॉक एडिक्ट्स और मेजर रॉक एडिक्ट्स। हम करेंगे मेजर अभी। पहला मेजर रॉक एडिक्ट क्या बोलता है, पशुवध को प्रतिबंधित कर दे, कि पशुवध नहीं करना, पशुओं का इलाज कर रहा है। मेजर रॉक एडिक्ट 2 क्या कहता है, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र और केरलपुत्र जैसे दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर, 2 में मिलता है। मेजर रॉक एडिक्ट 3 क्या कहता है, ब्राह्मणों को स्वतंत्रता, हर 5 साल में युक्ता प्रादेशिक राजकों के साथ धर्म प्रचार करने के लिए जाना है। ठीक है जी, धर्म प्रचार करने के लिए राज्य से बाहर जाना है। ये कहाँ लिखा है, एडिक्ट 3 में, मेजर रॉक एडिक्ट। रॉक क्या होता है, पत्थर, शिला। ठीक है जी, मेजर रॉक एडिक्ट 4 क्या कहता है, बैरी घोषा, यानी कि वनड्रम्स की ध्वनि पर, धम घोषा यानी कि शांति की ध्वनि पर वरीयता, मतलब कि आपको अभी युद्ध नहीं करने, बैरी घोषा मतलब युद्ध बंद करना है।
पांचवा क्या कहता है, दासों के साथ उनके आकाओं द्वारा मानवीय व्यवहार धम मात्रों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। मतलब कि दासों के साथ उनके आका कौन, उनके मालिक, उनके साथ व्यवहार कैसा करे उसके बारे में लिखा है। दूसरी बात क्या लिखी है, धम मात्रों की नियुक्ति के बारे में लिखा। कहां पर, 5वें एडिक्ट में। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखना। पानी देना। मेजर रोग एडिक्ट 6 क्या कहता है, कल्याणकारी उपायों से संबंधित है। किससे, कल्याणकारी उपायों से संबंधित है। मेजर रोग एडिक्ट 7 क्या कहता है, सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता। मतलब सहिष्णुता का मतलब होता है सबका आदर सम्मान करता है। भाई याद रखना पड़ेगा, इसका कोई मतलब कि क्या तोड़ कह दो या नहीं है, करना ही पड़ेगा। पहले में क्या लिखा है, पशुवध को प्रतिबंधित कर दिया। दूसरे में क्या लिखा है, चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को उल्लेख मिलता है। ठीक है जी। थर्ड क्या कहता है, ब्राह्मणों को स्वतंत्रता दे दी और हर 5 साल में युक्तक प्रादेशिक राज्यों को, ये पता है ना आपको, मैंने जब उसको प्रशासनिक इकाइयां करवाई थी उसमें बताया था कि युक्तक कौन होता है, प्रादेशिक कौन होता है। इनको क्या बोला है, धर्म के प्रचार के लिए जाना है। बैरी घोष क्या होता है, युद्ध को बंद करना। ठीक है जी। और धम घोषा होता है शांति बनाए रखना। ठीक है जी। कहाँ लिखा है, रोग एडिक्ट 4 पे लिखा है। 5वें में क्या लिखा है, दासों के साथ उनके जो मालिक है कैसा व्यवहार करे, इस बात के बारे में। धम महामात्रों की नियुक्ति के बारे में कहाँ लिखा है, 5वें में लिखा है। मेजर रोग एडिक्ट 6 कहता है कल्याणकारी उपायों से संबंधित है। कल्याण करो, जगत कल्याण करो, लोगों का भला करो, इसके बारे में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 7 क्या कहते हैं, सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, ये ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे कौन से मेजर रोग एडिक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। 8 क्या कहता है, मेजर रोग एडिक्ट, मेजर बड़ा पत्थर का जो ऊपर जो लिखा हुआ वो क्या कहता है, अशोक के बोध गया और बोध वृक्ष की यात्रा का उल्लेख है। क्या है जी, उल्लेख मिला है यहाँ पर। किसमें है, 8वें नंबर पे। धर्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखना, ये बात कहाँ लिखी हुई है, 8वें मेजर रोग एडिक्ट में लिखी हुई है। मेजर रोग एडिक्ट 9 क्या कहता है, लोगों के नैतिक आचरण पर जोर देता है और महंगे समारोह से क्या बोला है, बचो। महंगे समारोह अटेंड नहीं करने चाहिए, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। मेजर रोग एडिक्ट 10 क्या बोलता है, प्रसिद्ध और महिमा की इच्छा की निंदा करता है। मतलब प्रसिद्धि, कोई होता है ना, प्रसिद्धि मेरा ही मेरा नाम हो और कोई हो ही ना, प्रसिद्धि नहीं, महिमा की इच्छाओं की निंदा की भी ऐसी इच्छाएं नहीं रखना चाहिए। मेजर रोग एडिक्ट 11 क्या बोलता है, धम्म की विस्तृत व्याख्या कहाँ पर है, 11वें नंबर पे है जी। मेजर रोग एडिक्ट 12वां क्या बोलता है, सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील की, और सबको अपील भी की गई है कि आप लोग भी धार्मिक सहिष्णुता अपनाओ, सभी धर्मों को क्या करो, इक्वल क्या करो, आदर करो। आगे देखो जरा, मेजर रोग एडिक्ट 13 क्या बोलता है, धम्म के माध्यम से कलिंग युद्ध और विजय के बारे में बताते हैं। 13 वाला बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर रोग एडिक्ट 13 नंबर का क्या बोलता है, धम्म के माध्यम से कलिंग युद्ध और विजय के बारे में बताया। मतलब कि धम्म के माध्यम से कलिंग युद्ध क्या होगा, धम्म के बारे में बताया और कलिंग युद्ध के विजय के बारे में बताता है। कौन बताता है, 13वां लेख। मेजर रोग एडिक्ट 14 क्या कहता है, देश के विभिन्न हिस्सों में शिलालेख को उकेरने के उद्देश्य से संबंधित है। मतलब कि इसमें लिखा है कि जो देश के सारे विभिन्न इलाकों के अंदर जहाँ पे ये रोग एडिक्ट लिखवाए गए उनसे संबंधित है। ठीक है जी, उसके बारे में लिखा हुआ कहाँ पर, 14 के अंदर, कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिलालेखों को उकेरने का उद्देश्य क्या है भी, मतलब अशोक ने ऐसा क्यों लिखवाया, ये सारी बात एंड में कहाँ पे लिखी है, 14th में लिखी हुई है। आगे बढ़े। हाँ जी, स्तंभ लेख पे आगे। स्तंभ लेख मैंने बताया था ना, रोक तो हो गया, कोई पहाड़ ऐसे पत्थर का एक शिला होगा उसके ऊपर लिखवा दिया ऐसे करके, ठीक है, छिपवा दिया। और जो अपना स्तंभ क्या होगा,
स्तंभ ऐसे बड़ा खड़ी, स्तंभ होता खड़ा होना कोई इस तरह से, उसके ऊपर लिखवाना उसके बारे में। तो स्तंभ लेख देख लेते हैं, पहला क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है, थोड़ा अक्षर बारीक हो गए हैं, एडजस्ट कर लेना, पीडीएफ में आपको सारा क्लियर ही मिलेगा आपको। स्तंभ लेख 1 क्या कहता है, अपने लोगों की सुरक्षा से संबंधित अशोक के सिद्धांत, कि अशोक ने अपने लोगों की जो सुरक्षा के लिए क्या क्या सिद्धांत बनाए थे, वो कौन से स्तंभ लेख में लिखा है, पहले में लिखा हुआ है। स्तंभ लेख 2 में क्या लिखा है, धम्म को न्यूनतम पापों, करुणा, संतंत्र, गुण, पवित्रता तो सत्यता के अधिकार के रूप में, मतलब धम्म हमें क्या सिखाता है, न्यूनतम पाप, कम से कम पाप करो, करुणा बनाए रखो, सबकी आजादी की क्या करो, रिस्पेक्ट करो, गुण बनाए रखो, पवित्रता बनाए रखो, सत्यता बनाए रखो। ये कहाँ पे लिखा है, 2 में लिखा है। स्तंभ लेख 3 क्या बोलता है, कठोरता, क्रोध, क्रूरता आदि पापों का नाश होता है, ठीक है जी। और 4 में क्या लिखा है, राजकों की कर्तव्यों, राजुक कौन होता है, राजुक एक, ये पूरा क्या है, अशोक का साम्राज्य है, ठीक है जी। इसमें क्या किया उसने, हिस्से बांट दिए, ये मेरे क्या है, प्रांत है, और प्रांत के क्या है, हेड को राजुक बोलते हैं, ठीक है जी। राजुक, अमात्य, प्रादेशिक, प्रांतिक, ये सारे नाम किसके हैं, इसी के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ लेख स्तंभ शिलालेख कौन सा है, 5 नंबर पे, जानवरों और पौधों की एक सूची जिन्हें कुछ अवसरों पर नहीं मारा जाना चाहिए। मतलब कि अशोक ने ये बोला कि कुछ ऐसे अवसर होने चाहिए जहां पर पेड़ पौधे और जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। देखिए उसका मन बदल चुका है, उसने कितनी बारीकी से अब सोचने लगा है। आगे है 6 में, देखिए कहते धम्म की नीति की व्याख्या की गई है, कहां पर, 6 में की गई है। और 7 में क्या लिखा है, सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, वही बात आ गई आपकी, ठीक है जी। पहले भी आपने शिलालेख में पढ़ा, मतलब मैक्सिमम उसने क्या किया है, धर्म की प्रचार किया है उसमें। आगे ये एक स्तूप के बारे में मैंने आपको पढ़ाना था, ये आपको एक स्तूप दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची की खोज कब, 1818 में टेलर द्वारा की गई, और 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य भारत के ऐतिहासिक स्थल सांची में संरचनाओं का सबसे उल्लेखनीय है, ठीक है जी। सबसे उल्लेखनीय सराहनीय काम किया गया ये बनाकर। यह देश के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है, ठीक है जी। और इस स्थल पर सबसे बड़ा स्तूप है, याद रखना इस चीज को। सांची का स्तूप है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। बनवाया किसने, अशोक ने बनवाया। इसकी मतलब खोज किसने की थी, 1818 में, किसने, टेलर ने, ठीक है जी। और इस जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की थी, 1919 में, याद रखना इस चीज को। और ये महात्मा बुद्ध का क्या है, सबसे बड़ा स्तूप भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए जरा, ये आप भारत के जो 4 ये जो स्तंभ जो देखा जाता है, मतलब कि नोट के ऊपर ये हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह बोला जाता है इसको। इसमें 4 शेर हैं बेसिकली। एक क्या है, आपको इनविजिबल, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये 4 है। आप कोई भी डायरेक्शन से देखोगे आपको 3 दिखाई देने वाले, इसमें से चौथा आपको दिखाई नहीं देने वाला। कहते सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जी, ये वाला, ठीक है जी, जिसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। सारनाथ का स्तंभ अशोक के स्तंभ के नाम से जाना जाता है, अशोक के स्तंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है जी। आगे सारनाथ स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है, यानी एक दूसरे से क्या है, अपने ये पीठ, इसकी पीठ इसके साथ लग रही है, इसकी पीठ पीछे वाले के साथ लग रही है, तो ऐसे सटक के बैठे हुए हैं, ठीक है जी। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के माध्यम भाग में रखा गया। ये जो आपको चक्कर दिखाई दे रहा है ना, इसमें 24 स्पोक्स हैं, कितनी है, 24, ऐसे 24 क्या है, रेखाएं हैं, ठीक है जी। जो 24 घंटे क्या है, मतलब कि विकास का, प्रगति का, मतलब कि वो कहलाता है कि 24 घंटे हम क्या है, प्रगतिशील है, मेहनत कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ
सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। अशोक स्तंभ पर 3 लेख लिखे हुए हैं, जिनमें से पहला लेख अशोक के समय का है। ठीक है जी, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आते होते हैं ऐसे, और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये वाला। ठीक है जी, जबकि दूसरा कुषाण लेख कुषाण काल का और तीसरा गुप्त काल का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे जो लिखा है, स्तंभ के ऊपर लिखा गया है, वो 3 शासकों के टाइम का है। सबसे पहले थे अशोक का, अशोक ने बनवाया, फिर आपको कुषाण का देखने को मिलेगा, और फिर आपको गुप्तों का देखने का मिलता है यहाँ पे। तो 3 शासकों की राजवंशों का जो लेख है वो यहाँ पे सारनाथ में आपको यहाँ देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अशोक की धम्म यात्रा के बारे में जान लेते हैं। भी अशोक की धम्म यात्रा क्या थी, अशोक का धम्म क्या था, वो देख लेते हैं। धर्म मतलब धार्मिक बातों से संबंधित है। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून संहिता बनाई उसे धम्म कहते हैं। ठीक है जी, उसने क्या किया, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो उसने क्या किया, कोड बनाया। कोड मतलब रूल लिखे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जैसे उसके अभिलेखों में आपने देख ही लिया है ना। आगे है कहते अशोक का धम्म स्वयं नियंत्रण पर आधारित है, सेल्फ कंट्रोल करने पे आधारित है। बेस क्या है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करना। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने। ठीक है जी, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करना चाहिए। व्यक्ति दास और सेवकों के प्रति उदार रहे, मतलब अपने नौकरों के साथ में, अपने जो काम काज करने वाले लोगों उनके साथ में कैसा होना चाहिए, आदर, उदार होना चाहिए, आदर रखना चाहिए, उदार लिबरल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए उनके प्रति। व्यक्ति को जीवो और जीने दो का पालन करना चाहिए, सभी को पालन करना चाहिए, भी सबको जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो। ठीक है जी, ये होना चाहिए। तो ये अशोक का जो बेसिक है सेल्फ कंट्रोल है, और ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। कौन सा, धार्मिक है। किसने बनाया, अशोक ने बनाया अपनी प्रजा हेतु। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां देखते हैं, कहते 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वो महान शासक था जिसका जन्म भी उसी स्थान पे हुआ और मृत्यु भी उसी स्थान पे हुई। तो कौन, 304 में अशोक का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, मृत्यु भी यहीं होती है। और 273 में इसने क्या है, अपने 99 भाइयों को मारकर बिंदुसार से गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक 269 में हुआ था बीसी में। ठीक है जी, बीसी में। और 261 में इसने क्या किया था, कलिंग पे आक्रमण किया था। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। और इसने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष ऑफिशियली तो उसने 269 में किया था। 10 साल के बाद ये कहाँ गया था, बोध गया में गया था। 20 साल के बाद ये कहाँ गया था, राज्याभिषेक की लुम्बिनी गया था। ठीक है जी, ये इन बातों को आप कोरिलेट करके आपस में जोड़ के रखोगे और याद रखोगे। तो 232 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अशोक के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो आपने क्या बताना है, कुणाल बताना है। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आया। अभी अंतिम शासक कौन था, इतना महान साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद होगा, धनानंद का कैसे नाश करता है, आचार्य आपके जो कौटिल्य चाणक्य हैं उनकी सहायता से कैसे इतना जीतता है, सारे साम्राज्य की जो विस्तारवादी नीति के थ्रू इतने पूरे भारत में कब्जा कर लेता है। फिर बिंदुसार आजीवक संप्रदाय अपनाता है, कैसे बौद्ध धर्म अपनाया किसने, अशोक ने। तो ये सारी वीडियोस मैंने आपको लेक्चर जो डिटेल में कराए हैं, जो आज नए इस लेक्चर को देखेंगे वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले का वीडियोस भी जरूर देखें, ताकि आप कहानी को कोरिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। आगे देखते हैं। हाँ जी, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था, कौन, बृहद्रथ क्या था, कमजोर था, अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया था। अब यहाँ देखो, इस दुष्ट के टाइम पे क्या है, कलिंग को वापस कौन सा, खारवेल ने क्या किया, खारवेल के नरेश ने इसको वापस कर लिया था, खारवेल ने। ठीक है जी, और जीता किसने था, अशोक ने जीता था। ये 5वां वो प्रांत था इसका अशोक द्वारा मौर्य साम्राज्य में मिलाए जाने वाला।
आगे बढ़ते हैं। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है जी, जिसने सेना का निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की क्या कर दी? हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो इसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, वो ध्यान में रखना, सुनो ध्यान से, ये मैं हर बार ही बताती हूँ। हसीन मसूक सा, ठीक है जी। हर्यंक वंश मैंने पढ़ाया, इसके टाइम पे जो हकमनी साम्राज्य का आक्रमण हुआ वो भी पढ़ाया। शिशुनाग वंश आपको मैंने पढ़ा दिया, फिर नंद वंश आपको पढ़ाया, सिकंदर का आक्रमण जब इसके समय पे हुआ था वो पढ़ाया। फिर हमने मौर्य वंश अपना कंप्लीट किया। मौर्य वंश के बाद अब मौर्य वंश का खात्मा किसने कर दिया? शुंग वंश ने कर दिया था। लेकिन इसके बीच में हमें पढ़ना है ISPK, ठीक है जी, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण के बारे में। इनमें तीन में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कुषाण वंश पढ़ने वाला है। फिर हम पढ़ेंगे कनव वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर अपना गुप्त वंश पढ़ेंगे और फिर वर्धन वंश पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अपने सीक्वेंस में ये टॉपिक अपने क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।